क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C1 क्वेश्चन, लाइन L1 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट A। तो C1 जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर आपको एक लाइन ये दे रखी है जो कि एक पॉइंट से तो पास हो रही है। कौन सा पॉइंट दे रखा है? A पॉइंट से लाइन पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 7, 6, 2 और लाइन जो है एक वेक्टर के पैरेलल है और वो वेक्टर आपके पास दे रखा है -3, 2, 4। ऐसे ही एक और लाइन आपको दे रखी है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। L2 लाइन के लिए वापस एक पैरेलल जो वेक्टर दे रखा है वो आपको दे रखा है बीटा, जो कि लिखा हुआ है 2i क्या, मतलब वही डियास लिख रहे हैं अपन तो डायरेक्ट में लिख लेता हूं 2, 1 और 3। और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में b बोल देता हूं और वो कोऑर्डिनेट आपके पास रहेंगे 5, 3 और 4। इसका मतलब यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैं L1 की बात करता हूं तो L1 लाइन की जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो क्या बन जाएगी, x - 7 अपॉन -3, y - 6 अपॉन 2, z - 2 अपॉन 4। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन L2 की अगर मैं बात करूं तो L2 लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या देगी, x - 5 अपॉन 2, y - 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू z - 4 अपॉन 3। अब क्वेश्चन में देखा है कि एक और लाइन है L3 जिसके डियास तो आपको गिवन है और उसके डियास क्या गिवन है, मतलब किसके लाइन पैरेलल है वो आपको दे रखा है r वेक्टर 2, -2 एंड -1। ये पैरेलल है और साथ में ये कट कर रहा है दोनों लाइंस को। L1 लाइन को तो कट कर रहा है C पॉइंट पे और L2 लाइन को कट कर रहा है D पॉइंट पे, और आपको 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ CD की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। अगर मैं इसको इक्वल्स टू लैम्डा, इसको इक्वल्स टू म्यू कर देता हूं तो यहां पर आपके पास C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो C पॉइंट के अपने पास कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 7 - 3 लैम्डा, 6 + 2 लैम्डा, 2 - 4 लैम्डा। और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास यहां से आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ म्यू 5 + 2 म्यू, 3 - म्यू, 3 + म्यू, और ये हो जाएगा आपके पास 4 + 3 म्यू। ठीक है, तो देयरफॉर डियास ऑफ CD, जो डियास ऑफ लाइन L3 की अगर मैं बात करूं तो L3 लाइन की डियास तो एक तो आपको गिवन है, और वो क्या गिवन है आपको 2, -2, -1, ये डियास तो आपको गिवन है। और एक डियास अपन अगर C और D पॉइंट पता है तो वहां पे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 से फाइंड कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2 - 3 लैम्डा -2 म्यू, 3 + 2 लैम्डा -म्यू एंड -2 - 4 लैम्डा -3 म्यू। ये आपके पास यहां से वैल्यू आ जाएगी। इनकी कोऑर्डिनेट्स अपन लिख लिए 7 - 3 लैम्डा, 6 + 2 लैम्डा, 2 + 4 लैम्डा। तो ये यहां पर आपके पास जो वैल्यू आएगी C - D, जो आप करोगे दिस वैल्यू आएगी, ये वैल्यू देगी आपके पास डियास। अब यही लाइन, ये L3 लाइन की डियास ये भी है और ये भी है, इसका मतलब दोनों डियास अगर सेम है तो प्रोपोर्शनल होंगे आपके पास। इसका मतलब 2 - 3 लैम्डा -2 म्यू अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 + 2 लैम्डा म्यू अपॉन -2 विल बी इक्वल्स टू -2 + 4 लैम्डा -3 म्यू अपॉन 1। इनको अगर अपन सॉल्व करते हैं फर्स्ट टू को और फर्स्ट और लास्ट को लेकर, तो दो इक्वेशंस आपके पास बनेंगी। वो इक्वेशंस आपके पास ये बन जाती हैं 5 = लैम्डा + 3 म्यू एंड 2 = 5 लैम्डा -8 म्यू। तो इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो यहां से आपके पास आ जाएगी 2 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है,
तो देयरफॉर सी और डी के अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो जब सी और डी के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो वहां से अपन सी डी वेक्टर निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज जो सी डी वेक्टर आपके पास है वो ये सी डी वेक्टर ही है आपके पास। यहाँ पर लैम्डा म्यू की वैल्यू रख दो तो सी डी वेक्टर की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी -6 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर कम्स आउट टू बी, आपके पास इसमें वैल्यू निकालो और अंडर रूट ऑफ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36 प्लस 36 प्लस 9। ये तो CD वेक्टर का मॉडुलस आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो 4 टाइम्स CD वेक्टर की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं C2। इसका जो C2 क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, C2 क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो सबसे पहले जो लाइंस आपको गिवन है, तो पहली लाइन जो आपको गिवन है वो आपके पास लिखी हुई है x-1/2 इक्वल्स टू y-2/3 इक्वल्स टू z-3/4 और इसी के साथ जो दूसरी लाइन है x-4/5 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z। इसको इक्वल्स टू म्यू, इसको इक्वल्स टू लैम्डा, इसको इक्वल्स टू म्यू रख लेते हैं। तो आपके पास जो लाइन के ऊपर अगर ये कह रहा है कि दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पहली वाली लाइन के ऊपर पॉइंट और दूसरी वाली ऊपर लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे उनको क्या कर लेते हैं अपन, इक्वेट कर लेते हैं। तो पहली वाली लाइन के ऊपर क्या पॉइंट आएगा आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा आपको 5 म्यू प्लस 4 एंड फिर वापस इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपके पास 2 म्यू प्लस 1 एंड फर्दर वापस वही चीज यहां से z कोऑर्डिनेट आएगा 4 लैम्डा प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा आपके पास म्यू। तो कोई भी दो को आप आपस में सॉल्व कर लो, तो इनको जब आप आपस में आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू आपके पास -1 आ जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू जब -1 आ गया तो इसका मतलब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आपके पास क्या मिल जाएगा, लैम्डा और म्यू में से किसी की भी वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो। जैसे यहां पुट करता हूं तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो -1 तो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको मिल गया। आपको एक और पेयर ऑफ लाइंस गिवन है, तो एक और जो पेयर ऑफ लाइंस गिवन है उनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो जो दूसरी लाइन जो आपको गिवन है पेयर ऑफ लाइंस वो आपको गिवन है r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप एंड दूसरी लाइन जो आपके पास गिवन है वो है r वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3k कैप। वापस इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन Q बोल देते हैं। तो पहली वाली लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा आपके पास वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास i कैप वाला कोफिशिएंट होगा 3 लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू यहां से i कैप आ जाएगा आपके पास 2 म्यू प्लस 4 एंड j कैप यहां से आपके पास क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा प्लस 1 और यहां से आपके पास j कैप है ही नहीं तो वो तो वैल्यू होगी 0 एंड तीसरा जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगा k कैप के साथ अगर अपन कंपेयर करें तो k कैप के साथ यहां पर आएगा सीधा सा -1 विल बी इक्वल्स टू यहां पर k कैप कितना आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 3 म्यू। तो इनको सॉल्व करने पे दिख रहा है कि लैम्डा तो आपके पास 1 आ गया और म्यू जो है वो आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्यू पॉइंट के जो क्यू के पॉइंट क्या आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू रख दो यहाँ पर या म्यू की वैल्यू रख दो। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1। तो देयरफॉर पी क्यू डिस्टेंस आपको निकालनी है तो आपके पास P कोऑर्डिनेट बताए, Q के कोऑर्डिनेट बताए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो।
तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस माइनस दैट इज 5 होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस प्लस प्लस 0। तो ये आपके पास 25 प्लस 1 रूट 26, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। 1 पार्ट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन C3 में आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू द ओरिजिन व्हिच इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन एट एन एंगल ऑफ π/3। तो जो गिवन लाइन आपको दे रखी है वो है x - 3/2 इक्वल्स टू y - 3/1 इक्वल्स टू z/1। इसको इक्वल्स टू अगर मैं लैम्डा रख देता हूं तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो हो गया, एनी पॉइंट ऑन इट, वो पॉइंट अगर अपन P मान लेते हैं तो वो पॉइंट आपके पास कितना हो गया साइन के ऊपर 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 एंड लैम्डा। ठीक है, तो ये तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो गया और ये वाली लाइन अपनी ये मान लेते हैं। तो इस लाइन की dr जो है वो 2 1 1 इसके dr हो गए। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन से कोई भी लाइन एक आपके पास आ रही है जो कि इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है π/3। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P को अपन ये वाला मान लेते हैं। तो इसके drs पता है, तो drs ऑफ न्यू लाइन जो हो जाएंगे आपके पास, तो drs ऑफ न्यू लाइन वो आपके पास क्या होंगे, P पॉइंट कितना है, तो ये वैल्यू जाएगी 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा। थीटा आपने को बताया यहां पर, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन टू लाइन जो होता है वो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दोनों लाइन का आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जाएगी 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 3 प्लस 1 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 रूट 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये जो थीटा आपको दे रखा है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, ये हो जाएगा cos π/3। तो अब यहां पे आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर करके सॉल्व कर लो, स्क्वायर एंड सॉल्व। स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास -1 और लैम्डा की वैल्यू -2 आएगी आपके पास। तो देयरफॉर जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर देता हूं, एक मान लेते हैं कि drs ऑफ न्यू लाइन, तो drs ऑफ न्यू लाइन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो drs हो जाएंगे आपके पास -1 पुट करेंगे तो 1 2 -1, और दूसरी अगर लैम्डा की वैल्यू -2 पुट कर दूंगा तो वो बन जाएगा आपके पास -1 1 -2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जो आपको लाइंस फाइंड करनी थी, लाइंस ओरिजिन से तो पास हो रही है, तो x -0/1 y -0/2 z -0/-1 एंड x/-1 इक्वल्स टू y/1 इक्वल्स टू z/-2। तो ये आपके पास दोनों लाइंस की आपके पास वैल्यू इक्वेशन आ जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 इसका C2 क्वेश्चन। 1 पार्ट 2 के C2 में आपसे एंगल बिटवीन द टू लाइंस पूछा हुआ है। तो जो दो लाइंस गिवन है उसमें से drs ऑफ फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो drs ऑफ फर्स्ट लाइन जो है वो आपके पास है 1 1 1। इसी तरीके से drs ऑफ सेकंड लाइन जो आपके पास हो जाएंगे वो भी आपके पास है 1 2 2। तो therefore angle between the lines cos theta will be equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root of a square plus b square plus c square 3 into under root of a square plus b square 1 plus 4 3। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी होगी 5/3√3। तो थीटा विल बी cos इनवर्स 5/3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन C4। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन C4 जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, लाइन थ्रू द पॉइंट 1 1 0 एंड पैरेलल टू z एक्सिस। अच्छा, लाइन जो पास हो रही है वो आपके पास एक पॉइंट लाइन के ऊपर रखा है 1 1 0
और लाइन जो है, सिंस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है, देयरफॉर इट्स डीआर जो रहेंगे, अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो इसका मतलब उसके लिए अगर लाइन के अगर अपन अल्फा देखें डीसीज के लिए अपन जो फाइंड करते हैं तो अल्फा विल बी 90, बीटा विल बी 90 और गामा जो होगा वो क्या होगा आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर अगर अपने पास इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा अगर अपन फाइंड करेंगे तो 90, बीटा 90 एंड गामा विल बी इक्वल टू 0। सो डीआर विल बी कम्स आउट टू बी, मतलब डीसीज क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो 0 0 1, तो डीआर जो डीआर हो जाएंगे तो आपके पास 0 0 1 हो जाएंगे। तो अब आपको लाइन जो पास हो रही है 1 1 0 से, तो और उसके डीआर आपको दे रखे हैं, तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपके पास, x minus 1 by 0 equals to y minus 1 by 0 will be equals to z minus 0 by 1। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 लाइंस दे रखी हैं, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो h और k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो फर्स्ट जो आपके पास लाइन है, तो तीन जो लाइन है वो x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 3, इसको फर्स्ट लाइन बोल देता हूं। सेकेंड लाइन जो है आपके पास है x माइनस 1 बाय 3, y माइनस 2 बाय माइनस 1, z माइनस 3 बाय 4, इसको सेकेंड लाइन बोल देता हूं। और जो थर्ड लाइन है x प्लस k बाय 3, y माइनस 2 बाय 2 एंड z माइनस 2 बाय h, ये थर्ड लाइन होगी। तीनों लाइन दे रखा है कि आपके पास कॉन्करेंट है, तो एक ही पॉइंट से पास होगी। तो इस वाली लाइन के ऊपर लेट मैं कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर अज्यूम करता हूं, तो पॉइंट पी आपके पास इसको इक्वल्स टू लैम्डा कर देता हूं, तो पॉइंट पी क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अब क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो जैसे एक्स की रखोगे लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3, लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 1, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा आपके पास 3 लैम्डा माइनस 3 अपॉन 4। इनको इक्वेट कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, माइनस लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 6 लैम्डा माइनस 6, तो इट विल बी 7 लैम्डा इक्वल्स टू 7, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट P था, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कम्स आउट टू बी, लैम्डा के वैल्यू रखेंगे तो 1 2 एंड 3, तो ये इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3 आ गया, तो थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, सेटिस्फाई करा दो। तो 1 प्लस k बाय 3 0 2, 2 माइनस 1 बाय 2, तो दैट इज 2 माइनस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2 बाय h। तो यहां से आपके पास k की जो वैल्यू बनेगी, h और k की वैल्यू आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा आंसर है आपके पास। इसी का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको गिवन है क्या है, दो लाइंस दे रखी हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। लेट a वेक्टर b वेक्टर, दो वेक्टर्स गिवन है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस क्या होगा। तो जो लाइन आपको गिवन है, तो पहली लाइन जो आपके पास है वो है r क्रॉस a विल बी इक्वल्स टू b क्रॉस a। इसको लिख लो r, इसको जो लेके आओगे तो r माइनस r क्रॉस a माइनस b क्रॉस a। दिस इंप्लाइज r माइनस b क्रॉस a विल बी इक्वल्स टू 0। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो जिसका मतलब क्या हो गया, r माइनस b विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स a। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास b वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स a वेक्टर। एक और जो लाइन आपको गिवन है वो कौन सी है, r क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस b, तो उसको माइनस a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 लिखता हूं, तो ये बन जाएगा r माइनस a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। वापस अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो एक वेक्टर को मैं
म्यू टाइम्स बी लिख देता हूं। यहां से दूसरी लाइन आ जाएगी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी है, आपसे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा हुआ है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए आपके पास। तो दोनों लाइन्स अगर ये इंटरसेक्ट करनी है किसी भी पॉइंट पर, तो ये आर की वैल्यू दोनों में क्या होनी चाहिए, ये आर वेक्टर और ये आर वेक्टर बराबर होने चाहिए। तो देयरफॉर अपन फ्रॉम 1 into अगर अपन इनको कंपेयर करें तो बी, यहां पर बी वेक्टर के साथ लिखा हुआ म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू 1, यहां पर ए वेक्टर के साथ है लैम्डा और यहां 1, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो कम फ्रॉम 1 into लैम्डा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 1 आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट पी क्या मिल जाएगा आपको, लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, उनको ऐड कर दो तो आपको पॉइंट पी के उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक तो पहले इसमें आंसर में करेक्शन कर देना। आपकी शीट में इसमें दो आंसर दे रखे हैं ए और डी, इसका आंसर सिर्फ -81 आएगा है ना। अच्छा, क्वेश्चन है अ वेक्टर v will be this one is a coplanar with these two vectors and orthogonal to the third vector। तो इसका मतलब अगर कोई भी वेक्टर है, तो अगर मैं यहां पर ये a वेक्टर मान लेता हूं i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, b वेक्टर मान लेता हूं i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और c वेक्टर आपके पास हो जाएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको V1 है कि एक V वेक्टर है जो कि A और B के तो प्लेन में है, तो A और B के प्लेन में है, इसका मतलब A क्रॉस B एंड ऑर्थोगोनल टू C दिस विल बी। तो V वेक्टर क्या होगा आपके पास, A और B के प्लेन में और परपेंडिकुलर टू C। तो ये रिजल्ट आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, A डॉट C इंटू B माइनस फिर B डॉट C इंटू A। तो A डॉट सी जब अपन निकालेंगे तो A डॉट सी क्या आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी A डॉट सी क्या आपके पास -2 प्लस 1 -2 B वेक्टर माइनस B डॉट सी जब अपन निकालेंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 1 इंटू A वेक्टर। तो कितना हो गया -4 प्लस 1 -3, और ये भी हो गया आपके पास। तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा आपके पास -B वेक्टर, और ये वाला माइनस तो प्लस हो गया ए वेक्टर। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, आई तो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास 3j कैप माइनस 3k कैप। तो दिस विल बी 9j कैप माइनस k कैप। अब क्वेश्चन में आपको ये वेक्टर दे रखा है लैम्डा टाइम्स, क्या लिखा हुआ अपने पास, लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप। तो देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 9, ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू -1। दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर ए बी कम्स आउट टू बी -81 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखे हैं और लिखा हुआ है अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी whose length of projection on a vector is this one। So let vector in the plane of, किसके प्लेन में है, in the plane of b vector and c vector b। तो वो r वेक्टर मान लेता हूं, तो b और c के क्या है, वो प्लेन में है। इसका मतलब उसको लिख सकता हूं मैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। और साथ में क्या लिखा हुआ है इसमें, whose projection, whose length of projection on a vector is this one। इसका मतलब projection of r vector on a vector will be equals to, आपको लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 2/3 का अंडर रूट। तो इसका मतलब r वेक्टर का a वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगा आपके पास, r डॉट a अपॉन मॉडुलस ऑफ a विल बी 2/3 का अंडर रूट। तो r डॉट a कितना बन जाएगा अपने पास
लैम्डा ए डॉट बी प्लस म्यू ए डॉट सी अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2/3 का अंडर रूट। लैम्डा ए डॉट बी, ए और बी जो वेक्टर गिवन है उनका ए डॉट बी अपने पास आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस म्यू टाइम्स ए डॉट सी जो बनेगा वो बनेगा 2 -1 -2 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर विल बी 4 + 1 + 1 दैट इज √6 विल बी इक्वल्स टू 2/3 का अंडर रूट। यहां से आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लैम्डा माइनस म्यू विल बी इक्वल्स टू, आपके पास रिजल्ट आ गया, ये √3 कट जाएगा, √2 उधर जाएगा तो 2 हो गया। इसका मतलब यहां से आपके पास म्यू की जो वैल्यू आ गई वो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 माइनस लैम्डा। म्यू की वैल्यू जो -2 माइनस लैम्डा आई है, इसको यहां पुट कर दो, तो देयरफॉर आर वेक्टर आपके पास क्या बन जाएगा, -2 माइनस म्यू, जब आप -2 माइनस लैम्डा यहां पे रखोगे तो ये लैम्डा बी वेक्टर प्लस -2 माइनस लैम्डा इंटू सी वेक्टर। इसमें आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू आप यहां पे रख देना, तो इसमें एक्चुअली आंसर जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही आएगा। अब आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको वहां से मिल जाएगा। तो आप वो बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू यहां पे रखना, आई कैप जे कैप के कैप जो वैल्यूज आएंगे उनके कोफिशिएंट जो आएंगे वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएंगे। तो आप कोई भी कंपेयर करो और ऑप्शन से आप अब इसमें चेक करोगे कि कौन सा आंसर आपका इसका सेटिस्फाई कर जाएगा। 2 पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी डी आर द यूनिट वेक्टर्स और कंडीशन आपको गिवन है। तो ए बी सी डी अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो सबका मॉडुलस तो 1 होगा ही होगा। अब आपको कंडीशन गिवन है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये बनेगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू n1 कैप, तो साइन थीटा n1 कैप, ये बनेगा साइन मॉड सी मॉड डी साइन थीटा 2 ले लेता हूं n2 कैप, और n1 कैप और n2 कैप के बीच में मॉड n1, कैसे लिख लेते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा 1 n1 कैप डॉट विद मॉड सी मॉड डी साइन थीटा 2 इंटू n2 कैप विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। फर्दर यहां से वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 n1 कैप डॉट n2 कैप, तो मॉड n1 कैप मॉड n2 कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन n1 n2, तो उसको मैं एंगल फाई बोल देता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी लेता हूं कि लैम्डा अगर 1 हुआ तो ये बनेगा साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस फाई विल बी इक्वल्स टू 1। तो एंगल बिटवीन वेक्टर साइन थीटा 1 थीटा 2 और फाई जो है वो आपके पास 0 to 180 लाई करेंगे। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 तो हो जाए 90 डिग्री और फाई जो हो जाए वो आपके पास 0 डिग्री हो जाए। और फाई एक्चुअली एंगल किस किस के बीच में, ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी के बीच में। तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के बीच में अगर एंगल 0 आ चुका है तो इसका मतलब सीधा सा क्या बोल सकता हूं मैं कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू सम म्यू टाइम सी क्रॉस डी। तभी तो दोनों के बीच में एंगल आपके पास 0 आएगा, तो वो पैरेलल होंगे आपके पास। तो अगर ऐसा रिजल्ट आ गया आपके पास तो मैं इसको अब डॉट प्रोडक्ट विद अगर मैं सी वेक्टर करूं या डी वेक्टर करूं या ए वेक्टर करूं या बी वेक्टर करूं, सबका बॉक्स प्रोडक्ट आपके पास 0 ही मिलेगा। इसका मतलब यहां से अगर मैंने सी के साथ डॉट करा है तो बॉक्स ए बी सी आपके पास 0 आ जाएगा, डी के साथ डॉट करा है तो बॉक्स आपके पास ए बी डी भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही ए बी सी डी सारे अगर कोप्लेनर आ गए तो इसका मतलब अगर ये सबका बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर आर कोप्लेनर है ना। अब यहां पर थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री है, इसका मतलब थीटा 1 90 डिग्री का मतलब हो गया ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और यहां से हो गया सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर।
अब एक ही प्लेन में अगर ये है तो अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और साथ में कंडीशन गिवन है कि ए डॉट सी विल बी इक्वल्स टू कितना रखा आपको, ए डॉट सी विल बी √3/2। इसका मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिग्री। तो अगर अभी कोप्लेनर हुए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी आपके पास, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड आ रहा है, तो सी क्रॉस डी का भी आपके पास उधर आउटवर्ड ही आना चाहिए आपके पास, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पर सी ले लिया तो 30 डिग्री, तो सी क्रॉस डी अगर अपन लेंगे तो डी वेक्टर इधर आ सकता है, तो ये 90 हो गया आपके पास, क्योंकि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का डायरेक्शन सेम आ गया। तो इसका अंदर एंगल बिटवीन बी एंड डी ये कितना बचा अपने पास, ये 30 है, ये टोटल 90 तो 60 में से वापस 90 गया तो कितना बचा 30 डिग्री। इसका मतलब बी और डी के बीच में एंगल कितना हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री। और दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये तो परपेंडिकुलर हुई गए, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास, सी क्रॉस डी का डायरेक्शन की अगर अपन बात करें तो दूसरी पॉसिबिलिटी अपने को क्या पूछा हुआ इसमें, एबीसी कोप्लेनर वो तो चलो आ ही गया, लैम्डा की वैल्यू 1 के बीच में कह रहा है कि एंगल बिटवीन ए और सी जो होगा वो आपके पास हमेशा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब तो ये तो 30 डिग्री तो बी और किसके बीच में, बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में एंगल अगर यहां पे देखा जाए तो बी और सी के बीच में एंगल तो कितना हो गया, ये 30, ये एंगल 60, तो बी और सी के बीच में एंगल आपके पास 60 डिग्री से क्या हो गया, ज्यादा भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है लेकिन 60 से ज्यादा भी पॉसिबिलिटी अपने पास यहाँ पर है। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये वाला जो केस है इसका अगर अपन ये वाला केस लेते हैं तो एंगल बिटवीन बी एंड सी जो हो गया आपके पास ग्रेटर देन 60 डिग्री आ रहा है, तो जो इसका डी ऑप्शन है वो तो रिजेक्ट हो ही गया। अब अगर लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -1 के लिए बात करूं तो सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा, ये -1 आते पहले जो फाई रहेगा वो 180 डिग्री हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अगर सी ऑप्शन देखते हैं अपन, तो बी और सी ऑप्शन जो है वो लैम्डा की वैल्यू -1 के लिए अपने पास, तो लैम्डा की वैल्यू -1 होते पहले क्या हो गया, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी एंटी पैरेलल होगा आपके पास, मतलब अगर ए क्रॉस बी बाहर है तो सी क्रॉस डी अंदर होगा, ताकि 180 डिग्री उनमें आपके पास आंसर आ जाए, तो अनलाइक वेक्टर्स हो गए आपके पास। ये तो अभी भी सेम है, अगर ए क्रॉस बी म्यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो कोई बात नहीं, एक आउटवर्ड है तो एक इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन रहेंगे तो क्या आपके पास वो वापस बॉक्स को डॉट विद सी डी करोगे तो एबीसी वापस हो, कोप्लेनर तो आना ही आना है आपके पास। तो अब अगर अपन यहां बात करें कि लैम्डा की वैल्यू -1, तो पॉसिबिलिटी फिर देखते हैं कि ए और बी के बीच में एंगल तो अभी भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि θ1 θ2 तो अभी भी 90 ही रहने वाले हैं आपके पास। ए और सी के बीच में एंगल 30 डिग्री है, अब ए क्रॉस भी आउटवर्ड है तो सी क्रॉस भी इनवर्ड आना चाहिए आपके पास, तो ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ये 90 हो गए, ये 30 हो गया। इसका मतलब अगर ए क्रॉस भी आउटवर्ड है तो सी क्रॉस भी अंदर जा रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये इधर भी हो सकती है आपके पास, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो यहां देखा जाए तो ए क्रॉस भी आउटवर्ड तो सी क्रॉस डी इनवर्ड, तो दोनों में से आपके पास कोई सी भी पॉसिबिलिटी अगर कर सकती है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एंगल बिटवीन बी एंड डी इज 30 डिग्री इफ लैम्डा इज -1, तो बी और डी के बीच में एंगल अगर 30 डिग्री हुआ तो बी और डी के बीच में तो यहां भी 30 नहीं है और बी और डी के बीच में तो यहां भी 30 नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती। फिर सी ऑप्शन लिखा हुआ है एंगल बिटवीन बी एंड डी इज 150, तो लैम्डा -1 हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपन एंगल देखें तो ये 90, तो ये वाला एंगल अगर अपन निकालना चाहें तो 360 डिग्री में से अपन ये सब माइनस कर दें, 90 + 90 + 30, तो 210 माइनस को आप 150 डिग्री बच गया। यस, अगर बी और डी के बीच में एंगल, आपसे ये नहीं कह रहा है कि लैम्डा 1 है तो -1 है तो बी और डी के बीच में एंगल 150 होगा, अगर बी और डी के बीच में एंगल 180 है तो लैम्डा की वैल्यू -1 होगी, तो सही है। इसका मतलब आपके पास सी ऑप्शन यहां से एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 पे बढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन 1,
इसमें कॉम्प्रिहेंशन में आपको दे रखा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर आर टू सेट्स ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट कंडीशन गिवन है आपको कि ए डॉट ए डैश इक्वल्स टू बी डॉट बी डैश इक्वल्स टू सी डॉट सी डैश वो 1 है आपके पास। मतलब अगर टू सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर अपन लेते हैं ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, उनमें अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो दोनों सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएंगे आपस में आपके पास रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आपको ए डैश वेक्टर अब आपको डिफाइन कर दिया गया है कि ए डैश वेक्टर क्या है आपके पास बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी, बी डैश वेक्टर जो है वो आपको डिफाइन कर दिया है सी क्रॉस ए डिवाइड बाय बॉक्स ए बी सी, और सी डैश वेक्टर है आपके पास ए क्रॉस बी डिवाइड बाय बॉक्स ए बी सी। तो आप यहां पे खुद देख लो कि अगर मैं ए को अगर मैं इसी के साथ ए के साथ डॉट करता हूं ए डैश को, तो ए बॉक्स ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी 1, इसको डॉट विद बी करोगे तो बॉक्स ए बी सी अपॉन बॉक्स ए बी सी 1, इसको सी के साथ डॉट करोगे तो बॉक्स सी ए बी अपॉन ए बी सी, वो भी ए बी सी अपॉन ए बी सी 1 आ जाएगा आपके पास। अब आपसे इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि पहला तो इसका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है कि ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं लेट मान लेता हूं k इक्वल्स टू 1 अपॉन बॉक्स एबीसी है। तो ये नॉन कोप्लेनर है तो बॉक्स एबीसी 0 नहीं होगा, इसलिए k डिफाइंड है 1। तो ये जब वैल्यू रखेंगे अपन तो यहां पर ये बनेगा k तो सब में से कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस b डैश हो गया c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b। इनको VTP से अपन ओपन कर देते हैं तो ये बनेगा b बार c डॉट a इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू सी प्लस ये तो पहला डिफाइन हो गया, इसको भी VTP से ओपन करो तो c बाहर a डॉट b इंटू सी माइनस b डॉट सी इंटू ए प्लस इसको भी VTP से, तो ये बन जाएगा c डॉट b इंटू ए माइनस c डॉट b इंटू ए इंटू सी डॉट ए बी। तो यहां पर देखते हैं अपन a डॉट सी इंटू बी और a डॉट सी इंटू बी, ये इससे कट गया, माइनस a डॉट बी इंटू सी, तो a डॉट बी इंटू सी ये कट गया, ये कट गया तो इक्वल टू क्या आ गया 0। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 में इसके क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर डी इज एनी वेक्टर, तो ये स्टेटमेंट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो लेट डी वेक्टर, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर लेते हो जिसमें ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो अपन डी वेक्टर को अज्यूम कर सकते हैं एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। यहां पर मुझे अगर a की अगर वैल्यू x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस पूरे को डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, डॉट प्रोडक्ट विद b क्रॉस c। तो जैसे आप इसको डॉट प्रोडक्ट विद b क्रॉस c करोगे तो d डॉट b क्रॉस c विल बिकम बॉक्स dbc इक्वल्स टू यहां पर आएगा a डॉट b क्रॉस c, तो x बॉक्स abc, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। इसी तरीके से इसको डॉट विद कर दो आप, अगर अब y की वैल्यू चाहिए तो c क्रॉस a से, और जब z की वैल्यू चाहिए तो a क्रॉस b से। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आप डॉट विद c क्रॉस x ये करोगे तो देखो यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई बॉक्स dbc डिवाइड बाय बॉक्स abc, ठीक है। C क्रॉस a के साथ डॉट करो तो C क्रॉस a के साथ जब आप डॉट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा डी सी ए इक्वल्स टू y के साथ आपको मिलेगा, क्योंकि C क्रॉस a कर रहे हो तो ये 0 यहां पे बनेगा BCA की वैल्यू वापस बॉक्स ABC हो जाएगी। तो यहां से y की वैल्यू आ गया आपके पास बॉक्स BCA डिवाइड बाय बॉक्स ABC।
एंड ए क्रॉस बी के साथ डॉट करोगे तो उधर तो बन जाएगा डी डॉट ए क्रॉस बी, दैट इज डी ए बी। ए क्रॉस बी के साथ डॉट करोगे तो ये जीरो, सी डॉट ए क्रॉस बी बनेगा बॉक्स सी ए बी, और बॉक्स सी ए बी की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, ए बी सी। तो z यहां से वैल्यू आ गई बॉक्स डी ए बी अपॉन बॉक्स ए बी सी। तो जो आपके पास अभी y z और ये जो x की वैल्यू आई है आप इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, और फिर उसके बाद आप ऑप्शन चेक कर लेना, तो आपको वहां से आंसर इसका मिल जाएगा। इसी कॉम्प्रिहेंशन का थर्ड जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपके पास, ए बी सी आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। यहां पर क्या गिवन है अपने को देखो, इसके थर्ड क्वेश्चन में ए बी सी आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर वेक्टर इज एनी वेक्टर इन द स्पेस। तो वापस इसके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी अपन मान लेते हैं कि आर वेक्टर जो होगा वो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो जिस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी गई है ना, उसकी फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी। अच्छा, ये ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, आर बाहर निकालता हूं तो बनेगा बॉक्स ए बी सी इंटू आर वेक्टर, माइनस सी बाहर आएगा तो बन जाएगा ए बी आर इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी डॉट आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो बट ए क्रॉस बी डॉट आर है ना, तो इसको मैं अगर डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट आर, तो ये बन जाएगा बॉक्स ए बी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यहां बचाएगा सी ए बी, दैट इज जेड टाइम्स बॉक्स ए बी सी। ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट आर की वैल्यू होगी जेड टाइम्स ए बी सी। तो ये जैसी वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये बॉक्स ए बी सी तो इसमें से बाहर, यहां बन जाएगा आर वेक्टर माइनस सी जेड वेक्टर ना, जेड सी वेक्टर। सिमिलरली जब अपन सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली जो आपको एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है वो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ आपके पास, ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी प्लस फिर लिखा हुआ है बी क्रॉस सी क्रॉस आर क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस आर क्रॉस बी। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो अब अपन यहां पे देखेंगे कि अगर अपने पास ये वाली वैल्यू थी तो इसका आंसर क्या है आपके पास, बॉक्स एबीसी बाहर, आर माइनस जेड टाइम्स सी आ गया यहाँ पर जो आर के साथ था, इसका मतलब पूरे में से बॉक्स ए बी सी तो बाहर आएगा और अंदर बच जाएगा आर माइनस जेड सी वेक्टर, यहां बच जाएगा आर माइनस एक्स ए वेक्टर, यहां बन जाएगा आपके पास आर माइनस वाई बी वेक्टर। तो यहां पर हो गया आर प्लस आर 3r, तो बॉक्स ए बी सी 3r वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर, वो क्या लिखा हुआ है आर वेक्टर। तो आंसर हो गया 2 टाइम्स बॉक्स ए बी सी इंटू आर वेक्टर। ये इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज के डिस्कशन के बाद अपन अब थ्योरी पर मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं कि अगर आपको कोई भी एक पॉइंट और एक लाइन गिवन हो तो उनमें अपने को क्या क्या रिलेशन पूछे जा सकते हैं। कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और लाइन दे दी जाए तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन सब पूछी जा सकती है। इनको फाइंड करने का सबके लिए अगर इन चारों में से कोई भी चीज फाइंड करनी है तो प्रोसेस मेथड आपके पास सेम ही रहेगा हमेशा, और उस मेथड में सबसे पहला टारगेट रहेगा कि अपन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। गिवन जो लाइन दे रखी है उसके डीआर्स 1 2 3 है, तो ये डीआर्स लिख लें।
पॉइंट पी जहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज पूछ रहे हो वो 163 लिख लिया। तो ये जो लाइन आपको गिवन है तो सबसे पहला काम तो करेंगे अपन एनी पॉइंट ऑन लाइन, उसे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल रहा हूं और इस लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट लेने के लिए मैं इसको लैम्डा बोल देता हूं। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे आपके पास लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो आपके पास टारगेट ये रहेगा कि लैम्डा निकाल लेते हैं। अब लैम्डा कैसे निकलेगा अपने को वो देखते हैं कि अब आपको ये जो लाइन दे रखी है इसके डियास पता है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एम के कोऑर्डिनेट्स आपने इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मान लिए। तो अपन यहां पर क्या कर लेते हैं, डियास ऑफ पीएम निकाल लेते हैं। तो डियास ऑफ पीएम क्या होगा आपके पास, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 तो माइनस 5, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 तो माइनस 1। ये तो इसके डियास हो गए। अब सिंस पीएम जो होगा परपेंडिकुलर टू लाइन है तो देयरफॉर दोनों के डियास का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 कर देते हैं क्योंकि लाइंस क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपके पास इसके डियास आ चुके हैं पीएम के और ये डियास कौन है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू पीएम के डियास हो गए लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा की कितना होगा, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा मतलब 4 लैम्डा 5 प्लस 9 14 लैम्डा माइनस 1 10 माइनस 11 एंड 3 माइनस 14। तो इसका मतलब माइनस लैम्डा 14 लैम्डा इक्वल टू 14 तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 1। जब लैम्डा 1 आ गया तो आपको जो भी चीजें पूछी गई है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 1 यहां पर आप पुट कर लो तो 1 3 5 ये आ गया आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, पीएम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी पॉइंट पता है 1 तो 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस दैट इज 4 तो इट विल बी रूट 13। फिर आपको चाहिए इमेज, अगर इमेज के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने मतलब पी डैश के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इमेज के कोऑर्डिनेट्स आप एक्स वाई जेड आप अज्यूम कर लो। अब ये कैसे निकलेगा, सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ पी डैश तो देयरफॉर m अगर मिड पॉइंट है तो x प्लस 1 बाय 2 विल बी इक्वल टू m का x कोऑर्डिनेट वो कितना आ रहा है 1, y प्लस 6 बाय 2 will be equals to m का y coordinate 3, z plus 3 by 2 will be equals to 5। तो यहां से आपके पास p डैश के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आपके पास क्या आ जाएंगे 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 6 0, 10 माइनस 3 7। ये आपके पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। अच्छा एक चीज अच्छी लाइन की इक्वेशन लिखना है तो ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना है। आपने p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, p डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए तो कोई भी p और m या p और p डैश 2 पॉइंट की फॉर्म में 2 पॉइंट फॉर्म में जब आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो v1 लाइन के परपेंडिकुलर लाइन वाली कंडीशन भी वहां से आ जाएगी। तो ये अपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर आपके पास पॉइंट और लाइन के बीच में जो भी रिलेशंस थे वो फाइंड करने का तरीका यही होता है आपके पास। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस दे रखी हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो पहला केस है अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0। दूसरा केस अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपके पास। अगर अपन दो लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स p वेक्टर लेते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल हो गई क्योंकि लैम्डा p म्यू p ये p वेक्टर दोनों के डियास पैरेलल बराबर है तो ये वैल्यू होगी। अब इस लाइन के ऊपर भी एक पॉइंट है a वेक्टर, इस लाइन के ऊपर भी पॉइंट है एक b वेक्टर। तो अब यहां से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं तो एक्चुअली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को निकालने के लिए अगर ये वाला एंगल अगर अपन थीटा बोल देते हैं तो अपने पास यहाँ पे एक तो वेक्टर हो गया bA वेक्टर और ये हो गया आपके पास p वेक्टर। तो यहां से साइन थीटा जो अपने पास आएगा वो साइन थीटा कितना आएगा अपने पास, साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय
ए बी वेक्टर का मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर, ए बी बी ए कुछ भी बोल दो, ये बी ए वेक्टर हो गया। तो यहां से आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ गया दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर। अब साइन थीटा जो होगा वो आपके पास क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आपके पास कॉस और साइन दोनों से आता है, लेकिन यहाँ साइन से तो अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, तो वो बनेगा बी ए क्रॉस पी डिवाइडेड बाय मॉडुलस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर, और इंटू यहां पर आपके पास मॉडुलस ऑफ बी ए वेक्टर है ही सी, तो ये तो कट गया। बी ए वेक्टर हो गया आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट विथ पी वेक्टर का मॉडुलस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर। तो ये अपने पास शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट टाइप की लाइंस होती हैं दो आपके पास स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी दो लाइंस जो कि ना तो इंटरसेक्ट करें ना पैरेलल हो। तो इसका मतलब अगर ये दो लाइंस हैं तो ये तो एक ही प्लेन में हो, तो ये या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल रहेंगी। लेकिन अगर इस फॉर्म की कोई लाइन है, एक इसमें और एक इसमें, तो दोनों लाइन अलग अलग प्लेन में है, तो ऐसी लाइन जो कि ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो लाइंस क्या कहलाती है आपके पास, स्क्यू लाइंस। तो एक्चुअली यहां पर अपन ने ये जो लिखा है ये इस प्लेन में लाइन है, दूसरी आपके पास इस फॉर्म में जा रही है, तो ऐसा नहीं कहा गया कि इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये दो लाइंस अगर अपन ले लेते हैं, ए वेक्टर इक्वल आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, जहां पे लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ये P और Q प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए। प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो पैरेलल हो गई, तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस जो रहेगा, ये दो लाइंस इस तरीके से हैं, तो शॉर्टेड डिस्टेंस जो रहेगा वो वापस आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। वापस यहां पर भी क्या करें, ये दो पॉइंट इनके ऊपर गिवन है, तो यहां से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेड डिस्टेंस चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, क्या आएगा आपके पास, सेम ही आएगा। तो दो वेक्टर्स अगर ये हैं तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा वो परपेंडिकुलर पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये जो n वेक्टर रहेगा दैट n वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। फिर उसके बाद ये जो बी ए वेक्टर है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन एन वेक्टर। तो और क्योंकि अपन किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो दैट विल बी पॉजिटिव, तो अपन यहां पर क्या लगा लेते हैं, मॉडुलस। अब किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, बी ए वेक्टर डॉट विद एन वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, इस पूरे का मॉडुलस। तो बी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जब आप यहां पे करोगे तो बी ए वेक्टर हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट विद P क्रॉस Q, तो ऊपर हो गया STP अपॉन हो गया n वेक्टर का मॉडुलस दैट इज P क्रॉस Q। तो अब यहां से अपने पास अगर कोई भी लाइंस गिवन हो तो अपन वो लाइंस पैरेलल हैं या स्क्यू हैं, उनके बीच में अपन क्या निकाल सकते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, लाइंस इंटरसेक्टिंग के लिए आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको दो लाइंस गिवन हो और उनके बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए या ये प्रूव करना हो कि लाइंस चेक करो कि लाइंस आपके पास इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो लाइंस अगर पैरेलल दिख गई तो आपको दिख ही जाएगा ये लैम्डा म्यू लैम्डा पी वेक्टर म्यू पी वेक्टर ये प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी। दूसरा केस आप हमेशा ये मान के चलना कि लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो वो स्क्यू ही है, क्योंकि जब आपने एक बार वो मान लिया कि लाइंस अगर स्क्यू हैं तो आप ये शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना। अगर वो स्क्यू नहीं होगी इंटरसेक्टिंग हुई तो अपने आप ये शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। नहीं हुई तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो लाइंस आपके पास स्क्यू लाइंस हो जाएंगी। तो अपने पास एक कंडीशन भी होती है कि अगर अपने को चेक करना हो कि गिवन लाइंस आपके पास इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो उसके लिए अपन हमेशा क्या करेंगे, ये बॉक्स प्रोडक्ट ए माइनस बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू वेक्टर अगर जीरो हो गया तो लाइंस आपके पास क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, या फिर अगर इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर भी हो जाएंगी वो। इसके लिए अपन एक रिजल्ट लिख सकते हैं, देखो the two lines
r vector equals to a vector plus lambda times p vector and r vector equals to b vector plus mu times q vector, जहां पे p vector is not equals to q and lambda times q vector will be कोप्लेनर और इंटरसेक्टिंग, कुछ भी हो ना, ऐसे अपन ऐसे बोल देते हैं कि लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और कोप्लेनर, है ना, क्योंकि क्या होगा कि लाइंस अगर पैरेलल हुई तो भी तो कोप्लेनर होंगी, लेकिन वो फिर इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियसली कोप्लेनर होंगी will be intersecting or coplanar if this shortest distance will be 0. तो वो आपके पास क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0. तो ये अपने पास एक तरीका हो गया कि लाइंस आपके पास इंटरसेक्टिंग है या नहीं है उनको चेक करने का आपके पास एक मेथड हो गया कि बॉक्स प्रोडक्ट इसको 0 कर दो, अगर वो पैरेलल है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो 0 होगा, नहीं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगी, स्क्यू लाइंस हो जाएंगी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के क्वेश्चंस पर आते हैं. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस. तो फर्स्ट पेयर जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है लाइंस का. अच्छा, इनमें लाइंस के अगर आप डियास देखो तो इसके डियास का रेशियो है 2:-1:2. तो यहां पर कितना है 4:-2:2. इसका मतलब इस लाइन को मैं अगर दोबारा अगर मैं यहां से 2 से डिवाइड कर देता हूं डिनोमिनेटर को, तो इट विल बी कम्स आउट टू बी 2. y/-1 विल बी इक्वल्स टू z+1/2. इसका मतलब दिख रहा है कि लाइंस कैसी होगी आपके पास, पैरेलल. अब लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अपन ने निकाला ही था, वो डायरेक्ट लगा देते हैं अपन. तो इन लाइन के ऊपर एक तो आपको दोनों जो पॉइंट्स गिवन है, पहली लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन है 1 -1 0, दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट आपको गिवन है 2 0 -1. ये दोनों लाइंस के ऊपर अपने पास क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए. और लाइन के जो डियास हैं वो अपने को यहां पर पता है कि 2 -1 2. तो ये तो हो गया अपने पास p वेक्टर, ये हो गया b वेक्टर, ये हो गया अपने पास a वेक्टर. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अपन ने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस विद p वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ p वेक्टर. तो अपने को अब ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस, ये वाली वैल्यू आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस विद p वेक्टर क्या बनेगा अपने पास. तो ये क्या होगा, i कैप j कैप k कैप a माइनस b. तो a माइनस b कम्स आउट टू बी -1 और 1, और p जो है आपके पास वो है 2 -1 2. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेट मैंने कर रखा है, बताता हूं आपको. ये कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप. तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है इसका मॉडुलस, तो दैट विल बी √1 + 16 + 9 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ p, दैट इज √p वेक्टर. ये हो गया. तो ये कितना है 4 + 1 + 4, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये तो हो गया √26 डिवाइड बाय 3. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ गया आपके पास. नेक्स्ट जो पेयर गिवन है इन दोनों लाइंस का, अब इनमें देख लो डियास प्रोपोर्शनल नहीं है. जब डियास प्रोपोर्शनल नहीं है तो लाइंस आपके पास क्या होंगी, या तो ये स्क्यू होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी. तो अब आपको बस ये चेक कर, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं. अब तो आप इनको सीधा सा मान लो कि लेट द लाइंस आर स्क्यू. लाइंस को आपने जब स्क्यू मान लिया तो स्क्यू लाइंस हो गई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आएगा तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू आई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले से, तो आपके पास स्क्यू लाइंस रह जाएंगी. तो अब अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू लिखनी होती है उसमें आपके पास पहले लाइन के ऊपर जो पॉइंट है a वेक्टर, वो आपके पास है 1 2 3. b वेक्टर जो दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट होता है वो होता है 2 -1 -1. इसके डीआर जो होंगे वो p वेक्टर हो जाएगा आपके पास 2 1 2, और इसके लिए q वेक्टर हो जाएगा आपके पास 3 2 1. तो लाइंस अगर स्क्यू है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट
डिवाइडेड बाय P क्रॉस Q। ये आपके पास क्या होगा, शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अपने को दोनों वैल्यूज अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो एक तो अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर क्या होने वाला है। तो ये बनेगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो A माइनस B विल बी -1 3 4, P विल बी 2 1 2 3 2 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, ये वैल्यू आपके पास 19 आ जाती है। और P क्रॉस Q भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा कि P क्रॉस Q क्या बनेगा, I कैप J कैप K कैप। P जो है वो आपके पास है 2 1 2 और Q आपके पास है 3 2 1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास -3 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस K कैप। तो शॉर्टर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हो गया आपके पास वो क्या हो गया, न्यूमरेटर में तो आ गया 19 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 10 और 16, तो दैट इज रूट 26। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका मतलब शॉर्टर डिस्टेंस की कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है। इसका मतलब लाइन जो है वो आपके पास क्या स्क्यू है, और यहाँ पर जो शॉर्टर डिस्टेंस का वैल्यू आ रही है जब लाइंस पैरेलल थी तो रूट 26/3। तो दोनों जो क्वेश्चन थे अपने पास इस तरीके से सॉल्व हो गए। अब ये शॉर्टर डिस्टेंस अगर 0 आ जाता तो अपन डायरेक्ट बोल देते कि लाइंस जो है वो स्क्यू अपन ने माना था, वो स्क्यू नहीं है, वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। ये होमवर्क नोट कर लो आप लोग।